नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी अब एक डिजिटल मीम आंदोलन से निकलकर जमीनी स्तर पर बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी में है। पार्टी ने दिल्ली में नीट, यूजी और सीबीएसई जैसी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक मामलों के खिलाफ सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली लौटेंगे, जिसके बाद जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी जाएगी। इससे पहले पार्टी ने मीडिया और जनता से संवाद के लिए 3 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ताओं सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। सौरभ दास पत्रकारिता और सामाजिक मुद्दों से जुड़े रहे हैं और आरटीआई आधारित रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। विजेता दहिया एक लेखक, शोधकर्ता और फिल्म निर्माता हैं, जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर काम किया है। वहीं आशुतोष रांका पब्लिक पॉलिसी विशेषज्ञ हैं और शिक्षा व पर्यावरण से जुड़े अभियानों में सक्रिय रहे हैं। पार्टी का कहना है कि आंदोलन का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में सुधार और युवाओं के हितों की रक्षा करना है। आगामी दिनों में जंतर मंतर पर बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। तो कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में यह आंदोलन करने वाली है। नीट और सीबीएसई मामले पर वो अपना विरोध दर्ज कराती हुई नजर आएगी। तो 6 जून को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की तैयारी है। और इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक अमित जी हमारे साथ जुड़ गए। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार सभी दर्शकों को। अमित जी, 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुई है हाल के दिनों में, उसकी तरफ से अब एक प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। और जिस तरीके से नीट और सीबीएसई का जो मामला गरमाया हुआ है, उसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराती हुई कॉकरोच जनता पार्टी नजर आएगी। और अब सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर अब ये प्रदर्शन जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी का देखने को मिलेगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम जो पेपर लीक हो रहा है उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन कर रहा है। ये तो काबिले तारीफ बात है, ये होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार इसमें नाकामयाब रही है उससे से तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, उसका अगर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो अच्छी बात है। अब ये लोग सोशल मीडिया से उतर के जमीन पे आ रहे हैं, इनको हकीकत का पता लगेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले अभी प्रशांत किशोर जी बिहार में सोशल मीडिया पे चुनाव जीत रहे थे। और एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या आया? 0 जी। ठीक उसी प्रकार से अब ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इन लोगों को जो एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल होने का श्रेय प्राप्त है ना, जो एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल होकर देश को बदनाम करने की कोशिश में शामिल ये लोग हैं, इनको भी एक्सपोज होने दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि 2004 से लेके 2014 के बीच में 55 पेपर लीक हुए थे। उसमें से यूपीपीएससी का पेपर लीक हुआ, पुलिस का हुआ, नीट का एग्जाम उस समय नीट नहीं हुआ करता था, मेडिकल टर्म हुआ था, उसमें हुआ था। व्यापम का घोटाला, व्यापम का पेपर लीक हुआ था जो महाराष्ट्र वाला शिवराज सिंह चौहान वाला है। और यूपीपीसीएस, रेलवे रिक्रूटमेंट, एसएससी, ये सारे पेपर लीक हुए हैं। और सबसे मजे की बात, इसमें से कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। कम से कम बीजेपी सरकार में जो पेपर लीक हुआ, इसमें पेपर कैंसिल कर दिया गया ना भाई। अगर किसी ने इसका फायदा उठाया है तो उसको दोबारा से पेपर देना पड़ रहा है। तो इन लोगों की हिपोक्रेसी देखिए कि जो पिछले 10 सालों में जब सोशल मीडिया नहीं हुआ करती थी, उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं था, सब किसी की आवाज नहीं निकली। आज जब सरकार सही डिसीजन ले रही है तो उसमें ये लोग जो आके युवाओं का जनजी के नाम पे लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आने दीजिए, 6 तारीख को मैं आपको लिख के देता हूं। अगर 10,000 लोग भी इकट्ठे हो जाए तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में इस पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कहीं ना कहीं तुलना आम आदमी पार्टी से भी की जा रही है। क्योंकि जब शुरुआत में आम आदमी पार्टी आई थी तो उसने भी इसी तरह की अप्रोच दिखाई थी और लगातार हमने देखा था कि किस तरीके से उसे जनता का समर्थन मिलता हुआ नजर आया था। अब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर लोग अपनी बात रखते हैं और कई बार जनता का बहुत बड़ा समर्थन उनको मिल जाता है। अगर हम नेपाल की बात करें तो आपने देखा कि नेपाल में तो जेनजीज ने सरकार जिस तरीके से बनाई है वहाँ पर और जिस तरीके का समर्थन वहाँ पर दिखाया है, क्या
उसी बलबूते पर, उस समर्थन के बलबूते पर कॉकरोच जनता पार्टी का जो फ्यूचर है वो आपको दिखाई दे रहा है कि भविष्य में ये जो पार्टी है वो बहुत अच्छा काम करती हुई नजर आ सकती है? नहीं, कुछ नहीं, 6 तारीख को सब कुछ क्लियर होगा। ये पार्टी कुछ नहीं कर सकती। ये पार्टी केवल भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। हमें आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए जिन लोगों ने मेहनत करी थी उनको पता है ना कि देश के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। तो इस देश की जनता समझदार है। इस देश की जनता ने बीजेपी के 2 कार्यकाल को इतनी अच्छे से समझा कि इनको पूर्ण बहुमत नहीं दिया। ठीक है, जनता को पता था कि किसको क्या देना चाहिए। तो ये कॉकरोच जनता पार्टी है। 6 तारीख के बाद अगर हम लोग लाइव किसी दिन बैठेंगे तो इसी तरीके से देखिएगा कि 6 तारीख को 10,000 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। और ये खाली एक सोशल मीडिया का प्रदर्शन है जिसमें एक कोई नाचने वाली के 2 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। एक सोशल मीडिया पे 5 मिलियन के फॉलोअर की लड़की थी, उसका अचानक से बेचारी की दर्दनाक मौत हो गई। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि 2 लोग भी इकट्ठे नहीं हुए थे, एक माँ बाप को छोड़ के। तो सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर क्या है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, और साथ ही साथ लेकिन जिस मुद्दे को ये लोग उठा रहे हैं वो आजकल पूरे देश भर में गरमाया हुआ है। नीट परीक्षा धांधली की अगर हम बात करें या सीबीएसई रीवैल्यूएशन को लेकर जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया है, उसने ये सोचने पर तो सभी को मजबूर कर दिया है कि आखिर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो किस ओर जा रही है। एक तरफ हम शिक्षा प्रणाली को और बेहतर करने की बात करते हुए यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस तरीके की धांधली रीवैल्यूएशन को लेकर या फिर परीक्षा प्रणाली को लेकर जो निकलकर सामने आ रही है। तो अप्रोच तो कॉकरोच जनता पार्टी ने बिल्कुल सही चुनी है, क्योंकि इस वक्त ये मामला जो है वो बिल्कुल हाईलाइटेड है, गरमाया हुआ है। युवाओं को जो अपनी तरफ करने की कोशिश है इस पार्टी की, वो भी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, ऐसा आपने एक एंगल बताया ना, मैं इसका दूसरा एंगल बता देता हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा कि इस देश में एक कोचिंग माफिया होता है। आप गली मोहल्ले कहीं से बाहर निकलिए तो आपको हर जगह कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे, 10 लाख से लेके और 5,000 तक। इतनी सिटी ऐसी है जो कोचिंग के भरोसे चल रही है। ठीक है, तो एक बात समझने की कोशिश करिए कि चाहे यूट्यूब पे चले जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, तमाम एजुकेटेड टीचर लोग जो है आज बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक अगर शिक्षा में थोड़ा सा भी बदलाव होता है तो ये जो 20 साल से 25 साल से बैठ के पढ़ा रहे हैं, इनका सारा पढ़ा लिखा सारा कुछ तो कोलैप्स कर जाएगा ना। तो ये लोग कैसे चाहेंगे कि एजुकेशन में कोई मॉडिफिकेशन हो जाए? आप एक बात बताइए, मैं 20 साल से आराम से 10 क्वेश्चन बच्चों को रटा के पढ़ा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं करना, वही 10 क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर उसमें से 5 नए क्वेश्चन आ गए तो मुझे तो 5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, मुझसे समझना पड़ेगा और मुझे बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, तो जो सोशल मीडिया पे जितने टीचर हैं वो इस पद्धति का विरोध कर रहे हैं, वो बच्चों को भड़का रहे हैं ताकि उनकी रोजी रोटी पे कोई असर ना आने पाए। इसलिए जो है ये कोचिंग माफियाओं का गेम है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कॉकरोच पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप एक बात बताइए कि एक बच्चा जो 2 साल 3 साल मेहनत करके नीट का एग्जाम देने जाता है, वो 100 नंबर के पेपर से आप उसको कैसा जस्टिफाई कर सकते हैं? आपको तो ये करना होगा ना कि आपको एटलीस्ट टेस्ट पेपर डिसाइड करने होंगे कि भैया जो लड़का 3,000 क्वेश्चन क्वालिफाई करेगा वही फाइनल एग्जाम में जाएगा। इस तरीके का कोई प्रोसेस नहीं है। और मुझे अगर कोई सेंटर मिला हुआ है, मेरा एक पेपर 50 लाख रुपए का बिक रहा है, मुझे 10 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो मैं क्यों ना लीक करूं भाई? मैं 10 करोड़ रुपए कहां से कमा सकता हूं? तो भाई मुझे 10 करोड़ रुपए मिलेगा, अगर 2 साल मुझे जेल काटनी पड़ेगी तभी मैं काटूंगा। इससे ज्यादा तो कोई पनिशमेंट है नहीं। तो आपको ये समझना होगा, ये कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, ये देश में जो शिक्षा माफिया है, जो कोचिंग माफिया है, उनका किया धरा है। इसके प्रेशर में सरकार जो है वो सारा काम कर रही है, जिसके नाते लोगों को, बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है कि तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे में प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है ताकि आप अच्छी एजुकेशन ना ले सकें। और सरकार अच्छा काम कर रही है कि जिसमें उन्होंने स्किल के लिए किया, रिवैल्यूएशन के लिए। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है ये कोचिंग माफियाओं को हर्ट कर रहा है, जो बच्चों को मैनिपुलेट करके कॉकरोच पार्टी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं। आप एक अंजना ओम कश्यप जी के एक बयान का निर्णय देख लीजिए, 2 कौड़ी के बाद कितने लोगों को मिर्ची लगी है। तो मैं 15 साल से कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है मैं गुस्सा हूंगा। मेरे पास 20,000 लोग हैं तो मैं उनको तो इन्फ्लुएंस करूंगा ना कि तुम
क्यों मेहनत करने के चक्कर में पड़े हो, मुझसे काहे काम करवा रहे हो। जी। ये बात है जिसके नाते ये सारी चीजें हो रही हैं, और जनता इस देश की समझदार है, वो जल्दी समझ जाएगी कि ये किन लोगों का काम है। एक टीचर जो 40 साल से नौकरी कर रहा है उसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, वो क्यों पढ़ेगा भाई। बिल्कुल। तो ये प्रॉब्लम है। आपने प्रॉब्लम को सही एनालाइज किया, लेकिन मेरे ढंग से सोचिए जिससे ये पता लगेगा कि इसके असली पीछे इसके रीजन किसका है। तो इसके पीछे सारा रीजन शिक्षा नहीं, कोचिंग माफियाओं का है, उनका धंधा बंद होने के करार पे है, जिसके नाते ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी नमस्कार। तो कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली में आंदोलन करने की तैयारी में है। ऐलान किया गया है 6 जून को नीट और सीबीएसई मामले पर अपना विरोध दर्ज कराती हुई कॉकरोच जनता पार्टी नजर आने वाली है। 3 प्रवक्ताओं की भी नियुक्ति यहां पर की गई है और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से की गई है। उनका कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एमसीडी का एक्शन देखने को मिला है। कई होटलों पर ताला लगा दिया गया है। फायर सेफ्टी नियमों की जांच भी तेज कर दी गई है। दिल्ली में होटल सुरक्षा पर सख्ती को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो मालवीय नगर स्थित होटल फ्लोरिश स्टेज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी ने क्षेत्र में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद सुरक्षा मानकों की समीक्षा के तहत कई होटलों पर ताला जड़ दिया गया है। एमसीडी की टीमों ने इलाके में संचालित होटलों और गेस्ट हाउसों का निरीक्षण किया, जिसमें फायर सेफ्टी नियमों और भवन सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई। जिन प्रतिष्ठानों में आवश्यक सुरक्षा इंतजाम नहीं पाए गए, उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की जा रही है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। टीमों ने कई स्थानों पर फायर एनओसी, आपातकालीन निकास व्यवस्था और बिजली सुरक्षा मानकों की भी जांच की। प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी होटल या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए सख्त निगरानी की मांग की है। उधर गाजियाबाद पुलिस ने नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 11 दिन पहले अपहृत की गई नवजात बच्ची को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सौंप दिया। आरोपियों के कब्जे से 3 कारें और 2.90 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। ये मामला ट्रॉनिका सिटी थाना क्षेत्र का है। 26 मई को हिना नाम की महिला ने अपनी नवजात बच्ची के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस और मुखबिरों से मिली सूचनाओं के आधार पर जांच शुरू की। लगातार कार्रवाई के बाद पुलिस ने पूरे गिरोह का खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि आरोपी नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त कर उन्हें दूसरे राज्यों में बेचने का काम करते थे। गिरोह महिलाओं को लालच देकर अपने जाल में फंसाता था। पुलिस के अनुसार अपहरण की गई बच्ची को आंध्र प्रदेश में बेचने की तैयारी चल रही थी, लेकिन समय रहते उसे बरामद कर लिया गया। पुलिस का यह भी कहना है कि गिरोह तस्करी के दौरान नकली नोटों का इस्तेमाल करता था। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है, जबकि 5 अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूरे नेटवर्क की गहन जांच पड़ताल में भी पुलिस लगातार जुटी हुई नजर आ रही है। दिनांक 26/5/26 को थाना ट्रॉनिका सिटी पर एक वादिया द्वारा तहरीर दी गई थी कि एक महिला पूजा के द्वारा उनकी बेटी को, नवजात बच्ची को बिना बताए घर से ले जाकर उसे एक मनोज उर्फ मोनू नामक व्यक्ति के साथ ले जाकर कहीं दे दिया गया है, जिस संबंध में तत्काल दिनांक 26/5/26 को अभियोग पंजीकृत किया गया था। और उसके बाद नवजात शिशु की बरामदगी के लिए एवं इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए स्वाट टीम ग्रामीण जोन एवं थाना ट्रॉनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा लगकर सर्विलांस इनपुट्स, मैनुअल इनपुट्स और सीसीटीवी फुटेजेज के माध्यम से इस घटना में शामिल और इस पूरे अंतर्राज्यीय मानव तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए इसमें शामिल 12 अभियुक्ता, जिसमें 6 पुरुष और 6 महिलाएं हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उस अपहृत नवजात शिशु को भी बरामद किया गया है। उनके पास से 3 गाड़ी एवं 2,90,000 रुपए के नकली नोट भी बरामद किए गए हैं। देखिए, एक नवजात बच्ची थी जिसके अपहरण के और उसके बेचे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया था। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें 3 टीमें गठित की गई थी। इन टीमों को लेकर के उसको गिरफ्तारी और बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था। इसमें इस गिरोह से जुड़े हुए 12 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बच्ची को बरामद किया गया है। वहीं खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच खाद्य संकट को लेकर बुधवार को हसनपुर लोहारी स्थित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति बी पैक्स पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। समिति पर यूरिया खाद के 500 कट्टे पहुंचने की सूचना मिलते ही 8 गांव के सैकड़ों किसान देर रात से ही खाद लेने के लिए पहुंच गए।
कई किसान रात 2 बजे से लाइनों में लगे रहे, लेकिन अव्यवस्था और हंगामे के चलते उन्हें खाद नहीं मिल सकी। किसानों का आरोप है कि समिति प्रबंधन ने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लाइन के आधार पर खाद वितरण की जानकारी दी थी, लेकिन मौके पर कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। कुछ किसानों की तरफ से कॉपियां एकत्रित कर एक स्थान पर रखे जाने से विवाद बढ़ गया और हंगामे की स्थिति बन गई। किसानों ने खाद स्टॉक का सार्वजनिक सत्यापन कराने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। किसानों ने आरोप लगाया कि समिति में स्टॉक बोर्ड पर खाद उपलब्धता की जानकारी लंबे समय से अपडेट नहीं की गई है, जिससे संदेह और असंतोष बढ़ रहा है। केंद्र प्रभारी अनिल वर्मा ने बताया कि किसानों की संख्या अधिक और खाद सीमित होने के कारण वितरण रोक दिया गया। वहीं सीमित सचिव तरुण सिंह ने कहा कि बोर्ड बैठक के बाद निर्णय के अनुसार खाद का वितरण कराया जाएगा। वहीं महिला सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भवन पुलिस ने नाबालिग बालिका से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई को महिला अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है। थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़, मारपीट और धमकी देने की घटना सामने आई थी। पीड़िता की शिकायत के आधार पर 3 जून 2026 को थाना भवन में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया गया। पुलिस ने अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपी बिरम पुत्र स्वर्गीय ओमवीर निवासी मोहल्ला हाफिज दोस्त कस्बा एवं थाना भवन को गिरफ्तार कर लिया। तो बता दें कि गिरफ्तारी के आरोपी के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उप निरीक्षक चंद्रशेखर और कांस्टेबल अनिल कुमार शामिल रहे। वहीं थाना भवन क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह है कि प्रतिदिन दर्जनों लोग कुत्तों के हमलों का शिकार होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC पहुंच रहे हैं। बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और कुत्ता काटने की स्थिति में तुरंत उपचार कराने की अपील की है। CHC में तैनात चिकित्सक डॉक्टर मोहित शर्मा ने बताया कि पिछले कई दिनों से क्षेत्र के गांव और कस्बों से डॉग बाइट के मरीज लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं। मंगलवार को 55 मरीजों का पंजीकरण किया गया था, जबकि बुधवार को भी 25 मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे। सभी मरीजों को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कुत्ता चाहे आवारा हो या पालतू, उसके काटने पर लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सबसे पहले घाव को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। साथ ही तुरंत अस्पताल पहुंचकर एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाना चाहिए। समय पर उपचार न मिलने पर रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। बुधवार को स्ट्रीट विशाल, देवेंद्र और हयात सहित कई लोगों को एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। बढ़ते मामलों से लोगों में चिंता है। ग्रामीणों ने नगर पंचायत और संबंधित विभागों से आवारा कुत्तों की संख्या पर प्रभावी नियंत्रण की मांग की है। वहीं ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 47 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। यह अभियान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में चलाया गया, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर शराब और अन्य मादक पदार्थों के सेवन पर प्रभावी अंकुश लगाना था। पुलिस की तरफ से विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया, जहां शराब और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे लोगों को चिन्हित किया गया। अभियान के दौरान कुल 47 व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर नशाखोरी से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार ऐसे अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि सार्वजनिक स्थलों पर शांति और अनुशासन बना रहे। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो सार्वजनिक स्थानों पर नशा करने से बचें और कानून का पालन करें। साथ ही लोग शांति, सामाजिक सौहार्द और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुजफ्फरनगर के सिखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और हत्या के आरोपी के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी घायल हो गया, जबकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ जौली रोड पर हुई, जहां पुलिस को आरोपियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी बादल, जो मृतक का सौतेला पुत्र है, मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हो गया। उसके कब्जे से कार, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपनी मां और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर पिता रॉकी की हत्या की थी। आरोप है कि पहले रॉकी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया और बाद में उसकी गर्दन काटकर शव को धड़ से अलग कर जमीन में दबा दिया गया ताकि हत्या के साक्ष्य छिपाए जा सके। मामले की जांच के दौरान पुलिस आरोपियों तक पहुंची और मुठभेड़ के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि हत्या के मामले में नामजद आरोपी महिला, जो मृतक की पत्नी बताई जा रही है, मुठभेड़ के दौरान मौके से फरार हो गई। पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। पूरे मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई भी जारी है। जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिखेड़ा के ग्राम बेड़ासा में 10 दिन पहले विकसित नाम के एक व्यक्ति के का अपहरण तथा जान से मारने की नियत से ले जाने
के संबंध में कुछ अभियुक्तों के खिलाफ थाने पर सूचना दिया गया था। तत्समय सुसंगत धारा पर अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई कर अभी जो अपहृत विकसित के शव को सिखड़ा पुलिस ने 2 दिन पहले बरामद किया था तथा उसके एक अभियुक्त मोंटी को मुठभेड़ के बाद अरेस्ट करके जेल भेजा था। उस पूरे इन्वेस्टिगेशन में उस घटना को कारित करने वाले अन्य अभियुक्त मुख्य अभियुक्त बादल सहित सभी अभियुक्तों की तलाश सिखेड़ा पुलिस तथा हमारे जनपद की एसओजी की टीम कर रही थी। हमारी टीम लीड कर रही थी, शीघ्र ही पकड़ने के लेवल पर आ चुकी थी। आज शाम के समय मुखबिर द्वारा सूचना दिया गया कि बेड़ासा में विकसित की हत्या करने वाले जो मुख्य अभियुक्त बादल तथा उसकी मां है, वो आज भोपा की तरफ से कहीं भागने के फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल सिखेड़ा पुलिस एसओजी के साथ संयुक्त रूप से सक्रिय होकर मुखबिर के बताए स्थान के पास आकर चेकिंग। वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और एक कथित गौकश के बीच हुई मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया। मुठभेड़ रतनपुरी थाना क्षेत्र के नगला रियावली मार्ग पर हुई, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार घायल आरोपी की पहचान गेंदा उर्फ रईस निवासी रियावली के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार रईस क्षेत्र का शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ गौकशी और चोरी समेत विभिन्न मामले में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसके बाद मुठभेड़ की स्थिति बनी। घायल आरोपी को पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल भेजा गया। वहीं बरामद हथियार और वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास और उसके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। थाना रतनपुरी के थाना इंचार्ज एवं चौकी इंचार्ज नगला अटाली और नगला चौराहे पर वाहन की चेकिंग कर रहे थे। उसी समय पिडलोकर जो थाना सरदना जनपद मेरठ में पड़ता है, उधर की तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया। उसको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो न रुक करके तेजी से आगे बढ़ा और आगे रास्ते में जो कच्ची रास्ता था उसमें कीचड़ थी, उसी मोटरसाइकिल वहाँ फिसलने के बाद वो गन्ने के खेत में को घुसा। पुलिस वालों ने उसका पीछा किया, वहाँ पर उसको कामिंग की गई और अपने पास घिरता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। आत्मरक्षा सूक्ष्म फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी है। उसको घायल अवस्था में सीएससी बढ़ाना भेज दिया गया है। सूक्ष्म पूछताछ में उसका नाम रईस जो नगला का रहने वाला है और उसके विरुद्ध करीब आधा दर्जन गौकशी के मुकदमे पंजीकृत है और उसके पास से एक मोटरसाइकिल और एक देसी तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र में NH 34 पर अगवाल कट के पास एक आलू से लदे कैंटर ट्रक और यात्रियों से भरी रोडवेज बस के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आलू से भरा कैंटर ट्रक हाईवे पर पलट गया और उसमें लदा आलू सड़क पर बिखर गया। हादसे में रोडवेज बस भी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस दुर्घटना में कोई यात्री या चालक घायल नहीं हुआ। हादसे के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यातायात प्रभावित हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभालते हुए राहत एवं यातायात व्यवस्था बहाल करने का काम शुरू किया गया। रोडवेज बस में सवार यात्रियों को सुरक्षित दूसरी बस के माध्यम से उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। पुलिस और संबंधित विभाग की टीम हाईवे पर पलटे कैंटर ट्रक और सड़क पर बिखरे आलुओं को हटाने में जुटी रही ताकि यातायात सामान्य किया जा सके। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ माना जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भैया हमारे अलीगढ़ तरफ थे और गाड़ी आ रही इधर थे बुलंदशहर की तरफ थे। इन्हें कट पे गाड़ी रोकी ना है और हमारी गाड़ी खुर्जा की तरफ को हमने काट दी है। किसने नहीं रोकी गाड़ी? बस वाले ने। कौन सी बस थी? बस रोडवेज। अच्छा। और रोडवेज खिड़की मारी हमारी, पहले खिड़की मारी फिर खम्मा मारी है। इसमें किसी भी तरीके की बस में या आपको जनहानि तो नहीं हुई है? ना चोट का।
वहीं नोएडा के सेक्टर 100 स्थित लोटस ब्लूबर्ड सोसाइटी के टावर 7 में एक फ्लैट में एसी में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग सक्रिय हो गया और 5 फायर टेंडर मौके के लिए रवाना किए गए। प्रारंभिक सूचना में 2 लोगों के फ्लैट में फंसे होने की आशंका जताई गई थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि दोनों निवासी सुरक्षित बाहर निकल आए। आग लगने के बाद सोसाइटी के फायर सेफ्टी सिस्टम को तुरंत सक्रिय किया गया, जिससे आग पर शुरुआती स्तर पर ही काबू पा लिया गया। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर किसी बड़े रेस्क्यू या अग्निशमन कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। घटना में किसी प्रकार की जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है। अधिकारियों के अनुसार गर्मी के मौसम में एसी से आग लगने की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि इस ग्रीष्मकाल में एसी से आग लगने की ये 87वीं घटना है। दमकल विभाग ने लोगों से एसी और अन्य विद्युत उपकरणों की नियमित जाँच करने, साथ ही सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। वहीं दिल्ली में बुधवार को तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। सफदरजंग मौसम केंद्र पर अधिकतम तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अन्य मौसम केंद्रों जैसे पालम, लोधी रोड, रिज और आयानगर में भी तापमान में हल्की वृद्धि देखी गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ गरज चमक और तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जबकि कुछ स्थानों पर यह 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी जा सकती है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार मध्य पाकिस्तान, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसंचरण के कारण यह बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी वजह से अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता भी मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के अनुसार बुधवार को औसत AQI 143 रहा, जो पिछले दिन की तुलना में अधिक है। मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से आने वाले दिनों में भी AQI मध्यम श्रेणी में बना रह सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।